दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुधीर सर के साथ। सुधीर सर को पूरे लोग जो हैं एक एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में भी जानते हैं और देश के जाने माने जो बकरी पालन की ट्रेनिंग में जो ये ट्रेनिंग देते हैं तो काफ़ी मशहूर नाम हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। तो सर को इस शीर्ष पर पहुंचने के लिए और सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले धन्यवाद पवन। सर की जागरूकता अभियान जो है उसके चर्चे चारों बगल रहते हैं। शायद कोई ऐसा बकरी पालक नहीं होगा जो सुधीर सर को नहीं जानता होगा। और सुधीर सर जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर का जो इनका दायित्व है वो कहीं ना कहीं नौकरी ना करके ये किसानों के साथ उनके साथ शामिल होकर के जागरूकता अभियान में उनको अपना समर्पण देते हैं, अपना योगदान देते हैं। सर ये कब आपने ये यात्रा स्टार्ट की? देखिए, ऐसे तो बकरी पालन में तो लगभग 17 साल 18 साल हो गया जी लेकिन जो एनिमल हेल्थ वर्कर बने लगता है कि एग्जैक्ट डेट तो ये नहीं याद है, जी। लगभग 4 साल लगभग होने जा रहा है। तो सर वेटनरी लाइन में फिर आपने जॉब वगैरह की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, सबका हम्म, एम होता है, चाहे आप बकरी पालन कर रहे हैं या बतख पालन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक अर्न करना, जो सच्चाई बात है। जी तो मुझे लगा कि यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो हाँ बंधी बंधाई इनकम रहेगी, हालांकि इसका वैकेंसी भी आता है या प्राइवेट में ही आप सर्विस देकर कर सकते हैं। जी लेकिन मुझे बकरी पालन में एनिमल हेल्थ वर्कर बनने से पहले तक में काफ़ी अच्छा अनुभव, काफ़ी अच्छा नॉलेज, काफ़ी अच्छा सर्कल बन चुका था और बहुत सारे किसान हमसे अपेक्षा लगा चुके थे। बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए भी थे। इसलिए हमने सोचा कि एनिमल हेल्थ वर्कर बनने के बाद अपने काम में और धार को तेज करते हुए बकरी के क्षेत्र में ही काम किया जाए, तो हम समझते हैं कि मेरे लिए ये क्षेत्र ज़्यादा उपयोगी रहेगा क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी पुराना अनुभव भी है। जी साथ ही साथ जहाँ तक अर्निंग की बात रहा तो हमारा पेड कोर्सेज भी चलता है। जी तो नौकरी नहीं किए तो पर अपना सर्विस देते हैं, उसका हम चार्ज भी लेते हैं, जी तो उससे भी अर्निंग हो जा रहा है। अर्निंग के साथ साथ आपके मीडिया के माध्यम से निःशुल्क लोगों को जागरूक भी करते हैं, गांव-गांव विजिट भी करते हैं, जी तो उस सब मेरा अपना दायित्व बनता है एनिमल हेल्थ वर्कर की वजह से। दूसरा फायदा ये भी होता है कि एनिमल हेल्थ वर्कर हम बन गए और ये व्हाइट एप्रन देख रहे हैं जी तो फार्मर के श्रेणी से हमको एक अलग पहचान बना। जी तो उस पहचान को भी हम समझते हैं कि लोगों को बताया जाए, नहीं तो होता क्या है कोई एक आम पब्लिक बोले तो जल्दी लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो हम इस दायित्व को निभाते हैं। प्लस एनिमल हेल्थ वर्कर के कोर्स में बहुत सारा चीज़ ऐसा सिखाया भी गया जी कि सोचते हैं किसानों के बीच उसको साझा किया जाए तो किसान बंधु को भी काफ़ी फायदा होगा। जी इसलिए अक्सर हम बोलते हैं कि कभी भी बकरी पालन का ट्रेनिंग कीजिए तो या तो कोई डॉक्टर न है जी जी उनसे कीजिए, ताकि डॉक्टर हमारे भी गुरु हैं। एनिमल हेल्थ वर्कर से कीजिए जी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अनुभवी किसान भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जहाँ से भी मिले वो ले लेना चाहिए, कोई चीज़ खराब नहीं होता है। आपकी इच्छा जो अच्छा लगे, तो इसलिए हम इस फील्ड में आए सही हुए बात हैं। है। सुधीर सर का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है क्योंकि एनिमल हेल्थ वर्कर और भी पहले से भी इस हिंदुस्तान में होंगे, लेकिन जो इकलौता इनका जो कार्य करने का अंदाज है, जो शैली है, वो शायद ही किसी से मैच करेगा। ट्रेनिंग तो देना ही है, अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आपको सर की ऑनलाइन और एक बात ऑफलाइन ट्रेनिंग भी चलती है? जी हाँ, ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जी या ये जो वीडियो बन रहा जी, है ये भी किसान ट्रेनिंग ही है। किसान जिनको फायदा होगा, ये भी तो जी ट्रेनिंग है। जी जी एक ट्रेनिंग और जो होता है, जी हम किसी किसी फार्म पर जाकर कुछ कुछ सिखाते हैं, भले ही 2 ही टिप्स सिखाए या 3 टिप्स सिखाए, वो भी तो एक ट्रेनिंग ही है। जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सेंटर और पेड कोर्सेज में नहीं आए, हमारे फार्म पर आ गए, कभी हमारे घर पर आ गए या कभी उनके घर पर हम चले गए या फ़ोन से जी उनको हम इतना सपोर्ट कर दिए जी कि अब वो लोग भी ट्रेनिंग में आ गए हैं। सही बात। हालांकि नाम का खुलासा नहीं करेंगे कौन लोग हैं, लेकिन जो पुराने व्यूअर होंगे, जी जी पुराने व्यूअर जो 2 साल 3 साल पहले वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि कौन इस टाइप के लोग हैं। जी ठीक है, सही बात। तो समझ सकते हैं कि जब हम ट्रेनरे बना दे रहे हैं सिखाकर सही बात तो है। और सुधीर सर से सीख सीख के बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग फील्ड में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसा नहीं है। सर की जो ट्रेनिंग सेशन होती है वो थोड़ी सी दूसरे डिफरेंट टाइप की होती है, वहाँ से कमाने का तो जरिया देते ही हैं सर। प्लस इतना सारा कुछ ज्ञान मिल जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं। और चलिए
सुधीर सर के साथ जो एक अधूरी कहानी छूट गई थी चारे के प्रबंधन वाले पे, उसका ही ये एपिसोड का एक्सटेंशन है, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था सूखे चारे पे, लेकिन उसके साथ जो सुधीर सर ने लगाया था टैग हरा चारा का, कि भाई हरा चारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हरा चारा पे हम लोग विशेष बात करेंगे सुधीर सर से कि हरा चारा में क्या क्या दें, कब दें, ताकि उससे नुकसान ना हो। क्योंकि ये भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ भी खिला देता है। ऐसा नहीं है, बकरी पालन में सबका समय होता है, सबकी मात्रा होती है। तो सुधीर सर से आज वही हरा चारा के प्रबंधन के ऊपर में बात करेंगे। देखिए, अभी जो आप शब्द यूज किए, जी बकरी को कुछ भी खिला दो, तो कुछ भी खिला दीजिएगा ना तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। जी कुछ भी कैसे खिला दीजिएगा, जी संतुलित डाइट होना चाहिए। जी जी कुछ भी खिला दो, यही तो मेन। एक्चुअली सर आपके साथ जब घूमता हूँ तो ये सब सुनता हूँ मैं, और जब आपकी डांट पड़ती है तो वहाँ भी मैं ध्यान से सुनता हूँ। तो ये सब गलतियाँ लोग करते हैं। सुधीर सर जब जाते हैं बकरी फार्म पे और वहाँ पे जो एनालाइज करते हैं, वो बड़ा मुझे मजा आता है कि भाई तब कोने में ले जाके बोलेंगे बताइए इस किसान को ये बेवकूफ़ ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, देखिए जी इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे आगे घास पर। लेकिन आप में एक खासियत क्या है, अच्छा बात ना, कि जो हम किसान को सिखाते हैं जी वो आप वहाँ सुनकर सीखते हैं, या किनारे में अगर हमसे आप पूछते भी हैं। जी नहीं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी थोड़ा देर पहले हम जो बोले कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको हमने सिखाया और आज यूट्यूब के माध्यम से वो दूसरे को सिखा रहे हैं, या कुछ लोग सरकारी में ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सफल हम ही करवाए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, बिहार के कुछ यूट्यूबर को भी हमने ट्रेनिंग दिया। जब वो लोग कैरियर के स्टार्टिंग में थे तो बकरी के फील्ड में कौन कौन क्वेश्चन पूछना है, क्या क्या बेसिक चीजें होती है, यूट्यूब पे ट्रेनिंग दिया तो उनको इससे भी पता नहीं था। अच्छा, क्या क्वेश्चन जनरेट करना चाहिए, कि किसान से हम क्या पूछे। तो हम वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया। तो हम किसान को भी ट्रेनिंग देते हैं, जो नए यूट्यूबर हैं कथित, उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया क्या पूछना है। सब जब लोग एक्सपर्ट हो गए, इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो हम एंकरिंग भी सिखाए हैं जी कि आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे सुधार कीजिए, ये सुधार कीजिए, ये भी हम सिखाएं। लेकिन जब लगभग एक्सपर्ट हो गए यूट्यूब के फील्ड में, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, एंकरिंग कैसे करना चाहिए, तो लालच किस में नहीं है। हम लोग इंसान, भगवान इंसान के रूप में पैदा किए, तो लालच शब्द देकर पैदा किए हैं। तो वो लोग फिर हमारे मुहिम से, ब्लैक बंगाल का मुहिम से हटकर फिर बर्बरी के मुहिम में वो लोग जुट गए। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे तो बर्बरी में जैसे ही जुटिएगा तो हम संबंध किनारे कर लिए। तो हैं तो वो लोग भी मेरा स्टूडेंट है ना। जी सही बात है, कोई काम भी हो मर्यादा में हो, ऑनेस्टी से हो तो अच्छा लगता है। लेकिन सुधीर सर की अपनी पहचान है। नहीं, बर्बरी जिसको बेचना है बेचे, लेकिन ब्लैक बंगाल को वो लोग खराब ना डिफेम करके आप किसी को आगे ना बढ़ सकते हैं। जो सच है उसको सामने पहले रखें। और ऐसा नहीं है, बर्बरी के भी फार्म पे सर जाते हैं, बर्बरी की क्या उपयोगिता है वो भी समझाते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप्स में जो लोग गलती ये कर देते हैं कि भाई देसी ब्लैक बंगाल छोड़ करके बाहरी नस्ल की बकरियों को ला करके वो फार्मिंग शुरू करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वो फेल करते हैं। क्योंकि ऐसा रात दिन हम लोग घूमते हैं इसलिए पाते हैं, और वही चीज़ों को हम लोग बताते हैं कि भाई आप शुरुआत करें तो क्रॉस से करें, आप देसी ब्लैक बंगाल से करें। और इसी चीज़ की जो है सर हमेशा जागरूकता अभियान चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जिससे अक्सर ट्रेडर्स लोग भी नाराज रहते हैं। चलिए, सब बात होते रहे। हरा चारा पे अब आते हैं जी, और चलते हैं। देखिए, हरा चारा का प्रबंधन बकरी पालन में सबसे ज़्यादा जरूरी है जी। यदि हरा चारा का मैनेजमेंट आपके यहाँ गड़बड़ रहा या सही नहीं रहा तो आप बकरी पालन में सफल, माने एक कामयाब बिजनेस मैन ग्रुप में आप नहीं हो पाइएगा। पालना एक अलग चीज़ होता है, कमाना एक अलग चीज़ होता है। कुछ लोग हैं सिर्फ पाल रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपका मैनेजमेंट सही रहेगा तो पालने के साथ साथ आपकी कमाई भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो हरा चारा क्यों जरूरी है, पहले इस पर बात कर लिया जाए। हरा चारा में सारा पौष्टिक तत्व मिल जाता है, सारा चीज़, अनाज फनाज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, जंगल में हिरन है, नीलगाय है, हाथी है, सिर्फ हरा चारा खाकर ही तो रह रहा है, यानी कि सारा पोषक तत्व उसमें मिल रहा है। क्या लोग कमजोर है? उसी तरह बकरी को भी हरा चारा दिया जाए सही ढंग से तो आपकी बकरी भी तंदुरुस्त रह जाएगी। लेकिन यहाँ किसान गलती क्या करते हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं।
किसान, हालांकि अब तो मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या जागरूक नहीं होंगे, उनके लिए वीडियो समझते हैं काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है। किसान अक्सर गलती क्या करते हैं, सीजनल घास पर आश्रित होते हैं। समझ गए? सीजनल घास मीन्स आदि जाड़ा का समय चल रहा है तो बरसीम तो खाली बरसीम में खिलाएंगे, नहीं तो जई को 2 घास लगा लेंगे। गर्मी है तो जिनौरा लगा देंगे जी, जिसको कुछ इलाका में चरी भी लोग बोलते हैं। तो यही 1-2 घास पर लोग आश्रित रह जाते हैं और यही उनकी असफलता के मेन कारण बनता है। क्यों? क्योंकि बरसीम आप खिला रहे हैं तो बरसीम में लगभग 95% पानी ही पानी है। बकरी खाएगी, पानी फिर से बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा मात्रा में खिलाइएगा, लूज मोशन होगा। वो भी ठंडे में खिला अभी ठंडा में खिला रहे हैं, लूज मोशन जी। होगा, सर्दी खांसी पकड़ेगा। जी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गलती क्या है कि आप घास का चयन ऐसा कीजिए जिसमें पानी की मात्रा कम रहे। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी एक फल या किसी भी एक सब्जी में सारा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। जी, यदि आप एक ही घास खिला रहे हैं, एक ही तरह का घास खिला रहे हैं, तो सारा पौष्टिक तत्व तो उसमें मिलेगा नहीं। तो जो पौष्टिक तत्व का अभाव रहेगा बकरी के शरीर में, उसका कमी हो जाएगा और उसकी कमी की वजह से तरह तरह की बीमारी पकड़ेगा, तो फिर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। फिर दूसरा समस्या क्या आएगा कि एक ही तरह के घास पर आप आश्रित हैं, वो भी सीजनल घास पर, तो जैसे ही उस घास का सीजन खत्म होगा तो नया घास आते आते लगभग 2 महीने का गैपिंग हो जाता है। जैसे बरसीम लगभग मार्च तक चल जाता है। मार्च के बाद जो सीजनल घास पर आश्रित हैं उनके पास कोई घास नहीं रह पाता है। फिर लगाते हैं जिनोरा या जी। चरी, उसको तैयार होने में लगभग 2 महीना 2.5 महीना लग जाएगा। तो 2-2.5 महीना तो आपके यहाँ घास का अभाव हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। हो गया ना। तो घास का मैनेजमेंट ऐसा रखें कि आपके यहाँ कभी भी घास की कमी ना हो और वैरायटी की घास मिले। हाँ, जिनके यहाँ बकरी चरने जा रही है, तो जिनके यहाँ बकरी चरने जा रही है उनके यहाँ समस्या बहुत कम आएगा। जी, कारण जब बकरी चरने जा रही है तो यदि मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका यदि आपका है, नदी वाला इलाका है, जंगली इलाका है, तो वहाँ तो इसी तरह 10 तरह का घास है। तो वहाँ तो अलग अलग टाइप का घास मिल गया, तो सारा पौष्टिक तत्व मिल जा रहा है। हाँ, मैदानी भाग के किसान को ध्यान देना होगा कि बकरी जिधर चरने जा रही है उधर तरह तरह के घास है कि नहीं है। क्योंकि देखते हैं मैदानी इलाका में कहीं कहीं फील्ड है, तो मालूम चला कि उसमें खाली दुब्बी घास है, तो बकरी खाली दुब्बी खा रही है, तो फिर तो बकरी के घास पर आश्रित हो गई ना। तो फिर वहाँ खेत में घास लगाना पड़ेगा और खेत में भी घास का मैनेजमेंट ऐसा रखना पड़ेगा कि सप्ताह में 7 दिन तो 7 तरह का घास नहीं तो कम से कम 5 तरह 6 तरह का घास हो जाए और सालों भर हरा चारा मिलते रहे, तब जाकर आपके यहाँ घास की कमी नहीं होगा। तो साल में 12 महीने होते हैं सर, तो एक साइकिल बता दीजिए हमारे किसानों को कि कब कब क्या रोप दें। हाँ, तो वही डिटेल में जी, चलने जा रहे जी। हैं। ये तो बता रहे थे घास का जी। महत्व बता रहे थे। तो घास सालों कैसे मिले, वैरायटी वाला घास कैसे मिले, इसका मैनेजमेंट बताने जा रहे हैं। बकरियों को कितना खिलाएं इसको बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, 2 घास के बीच में गैपिंग ना हो, इसके लिए बहुवर्षीय घास का सहारा लेना होगा। बहुवर्षीय घास मीन्स ऐसा कि आज लगाएं तो उसको सीजन से मतलब नहीं है, 7 साल 8 साल तक वो कटिंग देते रहे, जिसमें प्रमुख रूप से नेपियर हो गया, मोरिंगा हो गया, फिर आपका झाड़ीदार हो गया, जैसे बबूल का झाड़ी, बेर का झाड़ी, सहतूत हो गया, प्राकृतिक पेड़ हो गया, कटहल, बरगद सब हो गया। यदि इस सब का यूज आप करते हैं, अजोला का यूज करते हैं, तो सालों भर आपको हरा चारा मिलते रहेगा। तो कहीं गैपिंग हुआ नहीं ना हुआ। अब आइए सीजनल घास की ओर चलते हैं। तो सीजनल घास में मौसम के अनुसार से जाड़ा है तो जाड़ा में बरसीम, जई, फिर आपका मक्खन ग्रास, लेकिन इस समय पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है जी, इसलिए जाड़ा में घास का मात्रा कम कर देते हैं। ऐसे एक बकरी को यदि 20 केजी की बकरी है तो कम से कम 4 केजी 5 केजी हरा चारा मिलना चाहिए। लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो घास हम आधा कर देते हैं। जी, चाहिए भी, क्योंकि बरसी में पानी है, मक्खन ग्रास में भी पानी की मात्रा ज़्यादा है,
तो उसको कम कर दीजिए और अनाज खिलाइए। अनाज खिलाए, दाना मिश्रण खिलाइए। हाँ, दाना मिश्रण खिलाइए। जी। फिर जैसे ही आपका ख़त्म हो रहा है ठंड, तो फिर गर्मी के लिए मक्का लगा सकते हैं, जिनोरा लगा सकते हैं, सामा घास लगा सकते हैं, ढैंचा घास लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, तरह का बहुत घास तरह है। का हाँ, घास है। हालांकि जो घास हम बता रहे हैं तो व्यूअर लोग इसी पर आश्रित न रहें। जी जी। हम व्यूअर को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सीजनल घास के लिए आप लोग अपना अपना इलाका के लोकल जो बीज भंडार जो है उस पर आश्रित रहिए, उससे संपर्क करें। संपर्क में रहिए। कारण कि वो लोग भी ट्रेंड पर्सन होता है और गवर्नमेंट के द्वारा हर एक साल वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि जिस जिला में आप हैं वहाँ का जलवायु कैसा है, सही बात है। मिट्टी कैसा है, पैदावार भी तो मायने रखता उसमें है। कौन सा घास का पैदावार अच्छा रहेगा, उसके अनुसार वो आप हर एक सीजन में आपको सजेस्ट करेंगे वो। 3-4 बीज आपको दे देगा, कैसे लगाना है वो दे देगा। जी। तो इस तरह से करेंगे तो सीजनल घास भी हो जाएगा, बहुवर्षीय घास भी हो जाएगा, तो घास की कमी कभी नहीं होगा। हाँ, फिर घास में ही प्रोटीन है कि नहीं ये भी आपको देखना होगा। घास में प्रोटीन है तो मान लो चला किसी तरह ऐसा घास दे रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है या लगभग ना है, ये भी तो हो सकता है। जी। और जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो फिर बकरी का ग्रोथ नहीं होगा, बकरी का ग्रोथ नहीं होगा, बकरी में दूध नहीं रहेगा तो बच्चा का ग्रोथ नहीं होगा। फिर बोलिएगा कि सर हमारे यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं होता है। तो घास अधिकांश आप वो लगाइए जिसका आप यदि बीज देख पा रहे हैं, बीज इस 2 भाग में बंट जाना चाहिए। यदि बीज आप 2 भाग में नहीं बांट पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं जो भी कारण से, तो पत्ता को लीजिए, अब पत्ता को लेकर सीधे फाड़िए। जी। यदि सीधे फट जा रहा है तो समझिए उसमें प्रोटीन लगभग न के बराबर है या कम है। अच्छा। और आड़े तिरछा फट रहा है इसका मतलब उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है। तो घास लगाते उसमें इस बात का भी ध्यान रखें। एग्जाम्पल के रूप में जैसे केला का पत्ता ऐसे फाड़िए तो सर से सीधा फट रहा है कि नहीं फट रहा है, फट रहा है ना, यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। वही आप नेपियर फाड़िए या पीपल का पत्ता फाड़िए, कटहल का पत्ता फाड़िए, सीधा नहीं फटेगा। तो उस तरह के घास को प्राथमिकता दिया जाए तो फायदा आपको अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा बात बताया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। डोज तो सर वही 4 किलो 4 केजी घास 5 होना ही केजी, चाहिए। हाँ 20 केजी की बकरी है तो बहुत मिनिमम लोग 4 केजी 1 5 आध किलो केजी। खिला के छोड़ देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक देखिए 1 केजी 2 केजी खिला रहे हैं तो फिर बकरी के शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाएगा, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। जब मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो मान लो आपका बकरी दुबली होने लगी या एबॉर्शन के चांसेस बढ़ने लगेगा, बकरी समय पर हिट में नहीं आएगी, बकरी रूखा सूखा चीज़ खाने लगेगी, पेपर खाने लगेगी, मिट्टी चाटने लगेगी। तो मेन रीज़न कहाँ रहा? घास के भाव की वजह से। आप दौड़ के जाइए डॉक्टर के पास, ये हो रहा है, डॉक्टर साहब दवाई लिख देंगे, हो सकता है उसको ठीक भी हो जाए, लेकिन मेन कमी क्या था? घास का भाव। फिर तो वही चीज़ करते रहिएगा, फिर समस्या आएगा, फिर कहिएगा बकरी पालन में फायदा ही नहीं है। फायदा तो है बशर्ते कि सही जानकारी रहे तब। तो बकरी में जो हम हरा चारा देते हैं, अब जैसे कि बताया था आपने कि 1 महीना 1.5 महीने के बाद बकरी के बच्चे को सूखा चारा देते हैं, तो उनको भी हरा घास दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बकरी का बच्चा तो 25-26 दिन की जैसे उम्र होता है उसके बाद से हरा घास खाने लगती है। अच्छा। हाँ, सूखा चारा से पहले हरा घास ही उसको अच्छा। खिलाना चाहिए। जी जी, तब तो ठीक है। तब तो ठीक है, उससे खिलाना चाहिए। जी। और सूखा चारा का जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा आपका खाने का जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। वैसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लोग हमारे हरा चारा जो किसान भाई नहीं देते हैं, हरा चारा ना खिलाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जागृत हो सकती हैं? दूध की कमी, दूध की कमी, समय पर हिट में ना आना, हिट के प्रॉब्लम जो आती है अक्सर जो कंप्लेन करते हैं वो हरा घास के कारण भी होता है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये भी है। अच्छा। वजन का न बढ़ना, फीड कॉस्ट का ज़्यादा होना, मिट्टी चाटना, पेशाब पीना, हाँ बाप रे, इतने सारे समस्याएं उनसे एबॉर्शन होना, एबॉर्शन की भी शिकायत आ सकती है। बिल्कुल भाई तब तो हरा चारा का भाई मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। बहुत सारा फार्म पर हम गए हैं, बार बार से मेरे पास किसान फोन कर रहा है कि सर हमारे यहाँ एबॉर्शन खूब हो रहा है, खूब हो रहा है, खूब हो रहा है। गए तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट चेक करते हैं, तब बहुत जगह देखे कि उसके यहाँ घास का नितांत अभाव है,
50 को बकरी धैले है, एक बोझा काट के ला रहा है, रख दे रहा है, तो गोट फार्मिंग में सर या इतना बड़ा जी या मात्र एक ही टाइप का घास खिला रहा है, तो समस्या तो आएगा उसके यहाँ। हाँ, एक चीज़ देखिए, यही कारण है मेन कि जिसकी बकरी चरने जाती है ना, जी तो अनजाने में किसान को भले ही पता नहीं है, वो तो तरह तरह के घास खा ले रही है, घास की कभी कमी हो नहीं रहा है, इसलिए उसकी बकरी ज़्यादा स्वस्थ रहती है। यदि घर पर भी बकरी पालन स्टॉल फीड पर करना है तो तरह तरह के घास दीजिए, कभी गैपिंग नहीं होने दीजिए, प्रोटीन वाला घास दीजिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। जी। थोड़ी सी मुझे लगता है कि शहरी इलाके में जो लोग स्टॉल फीड पे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो सर बड़ा आसान हो जाता है, ज़मीन मिल जाती है, उसमें आप हरा चारा बो देते हैं, काट के खिलाते हैं लेकिन जो लोग शहरी इलाके में बकरी पालन कमर्शियल स्केल पर, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है हरा चारा का इंतज़ाम करना। देखिए, मुश्किल है तो बहुत सारा शहरी इलाका में ना अब सैलेज के व्यापारी भी बन गए हैं बहुत सारा इलाका में, तो जहाँ पर सैलेज का सप्लाई हो रहा है, आप चाहें तो उस सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक विकल्प बन गया। या आप चाहें तो यदि गरीब पर्सन है तो जो जूस का दुकानदार रहता है उससे संपर्क करके उसका जूस का सिट्ठी लोग फेंक देते हैं, ऐसे एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी। हाँ, उसको भी खिलाकर लोग बकरी पालन कर लेते हैं। या फिर यदि सब्जी का होलसेल मंडी कहीं आपके पास है तो वहाँ से जो वेस्टेज लोग फेंकता है उसे भी दे सकते उसका भी यूज कर सके, आराम से बकरी पालन में लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा, छोटा स्तर पर कर पाएंगे ना। अब सोचेंगे कि 50 बकरी 100 बकरी शहर में कर लें तो थोड़ा क्या काफी 8-10 तक तो हो जाएगा, लेकिन 50-100 पे नहीं हो पाएगा। उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। गाँव यहाँ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी, तो ऐसे किया जाए तो फायदा होगा। जी सर ने बहुत बढ़िया बात बताया। और जो वही बात है कि हरा चारा में आप केवल एक चारे पे डिपेंडेंट नहीं रहे। लोग से पूछा कि भाई हरा चारा खिलाते, तो हाँ खिलाते हैं, तो पता चला कि नहीं, केवल बरसिमी खिला रहे हैं, केवल नेपियर ही खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। कितना मात्रा में खिला रहे हैं तो उसमें भी लोग फेल हो जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हरा चारा जब भी लगाना होगा तो ऊंचा भूमि पर, ऐसा भूमि पर कभी नहीं लगाएं कि बारिश हो तो उसमें खेत में पानी लग जाए। यदि पानी लग जाएगा तो घास अचानक गल जाएगा और अचानक से आपके पास समस्या आ जाएगा जी। और अचानक समस्या आएगा तो फिर कोई समाधान भी अचानक में नहीं निकलेगा। इसलिए हरा घास लगाते समय खेत का चुनाव अच्छा ढंग से करें, नहीं तो फिर समस्या आएगा। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आज हरे चारे के ऊपर में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और सर से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ एक नए सेशन में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।